हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे जेईई मेंस 2024 के लिए स्टार्ट की गई मिनी टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और इन 5 क्वेश्चंस को अभी जो नया और अपडेटेड सिलेबस आया है उसके बेसिस पे डिज़ाइन किया गया है, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने को यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पे r की वैल्यू या x की वैल्यू को चेंज करते हुए सबका सम यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मान लो मेरे को f ऑफ x या f ऑफ y f ऑफ r जो भी है, इस फंक्शन को अगर मैं निकाल लेता हूँ तो इस क्वेश्चन को अपन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम 2 प्रोसेस की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं, जिसमें पहला है कि अगर मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल कर देता हूँ, दोनों का सम अगर करेंगे तो 2 हो जाएगा और फिर ये फंक्शन अपने पास इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं f ऑफ x को या fx को a की पावर x मान लेता हूँ, तो fx की पावर y जो है मेरे पास में हो जाएगा a की पावर x की पावर y, और ये a की पावर xy हो गया। सेम चीज अगर मैं इसके लिए करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर y, इसकी पावर x, यानी कि a की पावर xy। दोनों का सम अगर अपन करेंगे तो 2 इंटू ए की पावर xy, और यही चीज लेफ्ट साइड में भी अपने को मिल रही है। f ऑफ xy डालोगे, जैसे f ऑफ xy डाला तो a की पावर xy हो गया, और इसके साथ 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में, तो अपने पास यही टर्म निकल के आ रही है ना। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो fx है वो है a की पावर x, लेकिन ये एग्जैक्ट फंक्शन अपने को चाहिए, तो इसके लिए क्वेश्चन दे रखी, सॉरी वैल्यूज दे रखी, यानी कि f ऑफ 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, यानी कि a की वैल्यू ये, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ गई, तो अपने पास फंक्शन आ रहा है fx इक्वल टू 3 की पावर x। अब इसी फंक्शन को हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते थे, जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ, या फिर ऐसा कर लो x की जगह पे कुछ भी पुट नहीं कर रहे हम, y की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या आएगा 2fx, और राइट साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा fx की पावर 1, यानी कि fx ही हो गया, प्लस f ऑफ y की वैल्यू यहाँ y की जगह 1 डाल रहे हैं, तो f ऑफ 1 का यहाँ पे पावर x हो जाएगा। ठीक है, x की जगह कुछ भी पुट नहीं किए। अब ये वैल्यू दोनों सेम है, वो 2 है, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, मेरे पास में fx इक्वल टू आ गया f ऑफ 1 जिसकी वैल्यू 3 है और 3 की पावर x। ऐसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, काफी आसान तरीका भी है। अब अपने को ये फंक्शन पता चल चुका है, तो अब इसको कैसे करेंगे, सिंस अपने को f ऑफ r या f ऑफ x जो भी है वो अपने का निकल के आया है 3 की पावर x। अब यहाँ पे f ऑफ r भी इसको बना लो, ये लो 3 की पावर r की वैल्यू चेंज करते हुए चलना है, तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, इस तरीके से चल रहा है, और एंड हो रहा है 3 की पावर 10 पे, ये अपने पास में मिल रहा है। अब काफी आसान है, तो जीपी है तो जीपी का सम क्या होता है, a इंटू आर यहाँ पे 3 है ना, की पावर n, ये n हो गया, -1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आया 3/2 इंटू 3 की पावर 10 -1, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अपने पास में फर्स्ट ऑप्शन है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दे रखा, देखो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, यहाँ पे z को r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा दे रखा है, और r बोला है पॉजिटिव वैल्यू है, थीटा यहाँ पे पाई से 3 पाई के बीच में है, जिसमें 3 पाई इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे अपने को एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के रूट्स है z, और z की वैल्यू अलग अलग थीटा पे अलग अलग आ रही है, तो ये थीटा की जो वैल्यूज है इन सब को जब थीटा पाई से 3 पाई के बीच में, जिसमें 3 पाई इंक्लूडेड है, सम अगर करते हैं तो k पाई के इक्वल है, तो k की वैल्यू अपने को बताएं। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं, जो कि अपने को मिल जाएगी यहाँ पे z, इसको देखो स्टार्टिंग से लिखता हूँ मैं, इधर से लिख सकता हूँ 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड की पावर 4 और माइनस जेड 5, इस तरीके से चल रहा है, और लास्ट में जेड ये दिया हो, ये सब इक्वल टू, अब इसको मैं सम कर सकता हूँ, है ना, ये तो जीपी है, तो जीपी का अगर सम करेंगे तो a यानी कि ये हो गया, और यहाँ पे माइनस जेड, ठीक है, इसका r जो है माइनस जेड रहेगा, प्लस माइनस आ रहा है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, -1 हो जाएगा, यहाँ पे r -1, ये इक्वल टू 0 है, तो फाइनली अपने पास क्या आ रहा है, z की पावर ये डिवाइड बाई z प्लस 1, देखो यहाँ पे माइनस था, उसको मैंने दोनों साइड से बाहर ले लिया, कैंसिल कर दिया, इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये जब कब 0 होगा, जब z की पावर 9 जो है वो -1 के इक्वल होगा, बट यहाँ पे z जो है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब क्या हो रहा है, z एक्चुअली में ये है r
इंटू ये -1 के इक्वल कब होगा? देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये -1 कब होगा? ये जब होगा जब cos के साथ यहाँ पे जो थीटा है ये ऑड होगा। क्यों? क्योंकि जब भी थीटा n पाई के इक्वल होगा 2n + 1 पाई के इक्वल होगा तो साइन थीटा की वैल्यू तो 0 हो जानी है। यहाँ पे बस यही बच रहा है, और ये जब ऑड होगा तो इसकी वैल्यू -1 के इक्वल आएगी, और यही चीज बस अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं जो अपने पास इक्वेशन आ रही है। अपने पास इक्वेशन ये आ रही है कि z की पावर 9 जो है ये -1 के इक्वल है ना? तो -1 के इक्वल है मतलब यहाँ पे e की पावर आयोटा और 2n + 1 थीटा इसको। अब देखो यहाँ पे z को हम इक्वल नहीं कर रहे, हमारा यहाँ पे z की पावर 9 जो है वो इसके इक्वल है। अब तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या आ जाएगा? z इक्वल टू आएगा e की पावर आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 2n + 1/9 इंटू थीटा, ये आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे जैसे n की वैल्यू मैं बदलता जाऊँगा थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी, लेकिन मेरे को थीटा की कौन सी वैल्यू चाहिए? जब थीटा पाई से 3 पाई के बीच में। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं 4 रखूँगा तो 9, ये तो पाई हो जाएगा लेकिन पाई इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो n इक्वल टू 5 से अपन स्टार्ट करेंगे। जो 5 से स्टार्ट करेंगे सारी सारी वैल्यूज का सम अपने को करना है, जितनी भी थीटा की वैल्यूज इन दो पाई से 3 पाई के बीच में आती है उन सबका सम करना है। तो यहाँ पे 5 अगर मान लो मैंने रखा तो यहाँ पे आ गया 11 पाई/9, उसके बाद 6 रखो तो आ गया 13 पाई/9, उसके बाद 15 पाई/9 आ गया, फिर 17 पाई/9 आ गया, फिर 19 पाई/9 आ गया, ये पाई/9 आ गया, है ना? फिर 21 पाई/9 आ गया, फिर 23 पाई/9 आ गया, फिर अपना आप यहाँ पर आ जाएगा 25/9, और फिर आएगा 27/9। ये वाला ये कब आ रहा है? जब यहाँ पे अपने पास में ये जो वैल्यू है, अब देखो ये जब भी आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये 3 पाई है और 3 पाई थीटा में इंक्लूडेड है ना, तो अपन को इसको लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज देखो, जो अभी अपन ने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे जब भी 3 पाई आएगा मतलब ऑड पाई आ गया, जेड की वैल्यू निकल के आ रही है, ये वाली वैल्यू जो है, एक सेकेंड, हाँ ये वाली वैल्यू जेड की वैल्यू। अब जेड की वैल्यू में ये 2n + 1 थीटा आ रहा है, जो अपने को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि नीचे वाला ये जो है z + 1 = 0 हो जाएगा या z = -1 हो जाएगा, यही मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फिर सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसी वजह से अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, ये वैल्यू को डिस्क्लूड कर देंगे। ठीक है, ये इंक्लूड ही नहीं होगी। तो अब अपने पास में क्या आ रहा है? बाकी सबका सम कर दो। तो बाकी सबका सम अगर मान लो मैं करता हूँ, पाई/9 को मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे आएगा 11 + 13 + 15 + 17 19 20 + 23 + 25, इसका सम कर दो तो देखो क्या आ रहा है। यहाँ पे इसका सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40। ऐसे सम करते चलो, है ना? और यहाँ पे इन दोनों का सम करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो 40 हो जाएगा, है ना? तो अपने पास कितना, 1 2 3 बार 40 आ रहा है, 120 हो गया, और यहाँ पे ये हो जाएगा 24। हाँ, तो अपने पास में आ रहा है यहाँ पे 144 / 9, है ना? ये आ जाएगा इंटू पाई, ये के पाई के इक्वल है ना? तो इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 16 पाई इक्वल टू के पाई, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गया 16, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा था ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, काफ़ी आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पे फंक्शन अपने को डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया है, फंक्शन लिमिट के फॉर्म में दिया है। तो जब भी इस तरीके का कोई सिचुएशन बनता है, तो इसका मतलब जब भी अपने को ऐसा मिले कि कोई भी फंक्शन जो है उसमें कुछ बेस होगा, बेस की पावर n होगी, और यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर चल रहा है, तो इसको अपन 3 केसेस में डिवाइड करते हैं। जब बेस 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है, जब बेस इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे, जैसे अपने पास fx जो था वो बेस की पावर ये है ना, और यहाँ पे लिमिट लगा दो, चलो n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये दे रखा है। तो जब ये 1 होगा, 1 की पावर, फिर कुछ भी करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब 0 से, जब बेस जो है
0 से 1 के बीच में होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये बहुत छोटा है, पावर बहुत बड़ी जाएगी तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा। इस तरीके से अपन यहाँ पे पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं जब फंक्शन लिमिट के फॉर्म में दिया रहता है और उसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात की जाती है। तो वही सेम चीज अपन इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन को सबसे पहले देख अच्छे से लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स, या एक्स नहीं है सॉरी, यहाँ पे आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर, फिर पूरे की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई x माइनस टू का होल स्क्वायर पूरे की पावर n माइनस, ये अपने पास। अब देखो, अब इस फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ। पहला चीज क्या है, जब बेस जो है 1 से बड़ा है, जिसका मतलब इसका बेस क्या है, इसका बेस है ये वाला x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो जब x माइनस टू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। दूसरा केस यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। तो ये बेस 1 से बड़ा होगा, पूरे की पावर जब इन्फिनिटी करोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी ऊपर आएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आएगा। तो इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि x की पावर, x माइनस टू की पावर जो ये है पूरा, इसको कॉमन ले लो तो अपने पास में यहाँ पे बनेगा 1 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर पूरे की पावर n डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर पूरे की पावर n। अब यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी डाल दो, नीचे वाला पोर्शन जो है ये पूरा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 की तरफ चला गया तो 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1 अपने पास में। अब आगे वाला केस चलते हैं, जब यहाँ पे x माइनस टू या बेस जो है ये 1 होगा, 1 होगा तो क्या होगा, ऊपर 0 बन जाएगा, सीधा सीधा ये 1 है, नीचे 0 बन गया। और जब x माइनस टू का होल स्क्वायर लेस देन 1 होगा, अब देखो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो जी चाहे तो ऐसे लिख दो, या फिर अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब ये 0 से छोटा है ना, सॉरी 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, बहुत छोटी वैल्यू, और फिर उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो वो 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये पूरा पूरा 0 हो गया, तो ऊपर बचेगा -1, नीचे बचेगा +1, यहाँ पे आउटपुट अपने पास ये आएगा। अब इसी को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से भी डिफाइन करो, क्योंकि अभी तो यहाँ पे x के टर्म में तो डिफाइन ही नहीं है ये, है ना, ये मेनली x माइनस टू के होल स्क्वायर के टर्म में डिफाइन। अब x माइनस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, दोनों साइड अगर रूट लेंगे तो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन 1। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ तो एक बार तो आएगा मॉड ऑफ x में ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जिसका मतलब x ग्रेटर देन 3 हो गया, और ये आ जाएगा x माइनस टू लेस देन -1, जिसका मतलब x लेस देन 1 हो जाएगा। ये तो इसका केस हो गया। सेम चीज अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं, जब x माइनस टू का होल स्क्वायर लेस देन 1, इसका मतलब x माइनस टू का मॉड इज लेस देन 1। इसको भी दो तरीके से खोल लो कि x माइनस टू ये प्लस में खुलेगा, यहाँ से आएगा x लेस देन 3, और यहाँ पे आ जाओ x माइनस टू ग्रेटर देन -1, यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन 1। ये अपने पास में केस आ रहा है। सेम चीज इसके लिए करोगे तो यहाँ से x इक्वल टू 1 और 3 आ जाए। तो अब अपन एक प्रॉपर तरीके से इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे पास देखो, ये फंक्शन अगर डिफाइन हो गया ना तो फिर डिसकंटिन्यूटी ढूंढने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, कब आती है, पहले वाले केस में। पहले वाला केस क्या कहता है, ये क्या कह रहा है कि जब x जो है 3 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ये वाला केस। दूसरे वाला केस, इसकी वैल्यू आती है 0, कब, जब x जो है 3 के बराबर है या x इक्वल टू 1 के बराबर। थर्ड केस पे आ जाओ। थर्ड केस क्या है, थर्ड ये वाला है, ये वाला केस अपने को ये दे रहा है, जिसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 3 और ग्रेटर देन, यहाँ पे वैल्यू इसकी -1। अब तो हो गया ये क्वेश्चन, है ना। अब देखो, सबसे पहले अपने को x इक्वल टू 1 पे चेक करना है ना। 1 पे चेक करोगे तो f ऑफ डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या होती है, f ऑफ 1 प्लस 1 माइनस LHL RHL और f ऑफ a, तीनों बराबर होनी चाहिए और तीनों फाइनाइट होनी चाहिए। बस यही देख लो। 1 प्लस के लिए वैल्यू देखोगे तो मतलब 1 से जस्ट बड़े पे आउटपुट ये आएगा। इसकी वैल्यू f ऑफ 1 प्लस की वैल्यू मेरे पास -1 आएगी। f ऑफ 1 माइनस की वैल्यू मेरे पास में 1 से जस्ट छोटी, वो ऊपर वाला केस हो गया, 1 आएगी। यहीं से हम बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है, दोनों बराबर नहीं है ना। सेम चीज अपन x इक्वल टू 3 के लिए भी लगा सकते हैं। f ऑफ 3 प्लस की वैल्यू देखोगे, यहाँ वाला आएगा, यानी कि 1 आ गया। f ऑफ 3 माइनस की वैल्यू देखोगे तो -1 आ गया।
ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो अपन यहाँ पे भी बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूस, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू 1 और 3 पे डिसकंटिन्यूस होगा। उसके अलावा जीरो पे नहीं होगा, क्योंकि जीरो पे अगर हम बात करेंगे तो वो x लेस देन 1 वाले केस में ही आएगा। तो जीरो प्लस पे भी वैल्यू यही आएगी, जीरो माइनस पे भी यही आएगी, एफ ऑफ जीरो पे भी यही आएगी। वहीं पे 2 पे देखोगे, 2 जो केस है वो x ग्रेटर देन 1 पे होगा, इसमें एफ ऑफ 2 प्लस पे भी यही आएगी, 2 माइनस पे भी यही आएगा, और एफ ऑफ 2 पे भी यही वैल्यू अपने को मिलने वाली। तो यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, केवल x इक्वल टू 1 एंड 3 दो वैल्यूज पे ही डिसकंटिन्यूस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है ना। इस तरीके का डिफरेंशिएशन दिया है, फिर अपन से इसकी वैल्यू पूछा है। सबसे पहले अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको y1 ले लेता हूँ, है ना, तो मेरे पास क्या आएगा, x की पावर n ln x, ये जो है ये अपन ने ले लिया। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या आया, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 ln x। पहले x की पावर n का कर दिया, फिर अपन क्या कर रहे हैं, ln x का, ये 1/x हो गया। तो मेरे पास आ रहा है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 ln x प्लस x की पावर n माइनस 1, ये आ गया। अब इसका दोबारा करो, है ना। दोबारा अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को एक अलग फंक्शन कंसिडर कर दे, है ना। देखो अभी क्यों कर रहा हूँ, थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 ln x, इसको एक सिंगल फंक्शन मान दे रहे हैं, मतलब इसका भी डिफ्रेंशिएशन मेरे को करना रहेगा। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। अब एक बार और करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर n माइनस 1 ln x, और यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस यहाँ पे आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 2। इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि अगर मान लो मैं इसी फंक्शन में ये जो लिखा है, यहाँ पे x की जगह या पावर जो है उसमें n माइनस 1 निकालना चाहता हूँ, तो आई n माइनस 1 मेरे पास क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 हो गया, x की पावर n माइनस 1 ln x, ठीक है। अब आई एन से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है उससे एक कम इधर पावर है, इधर भी वही सेम चीज़ है। अब यहाँ पे देखो, ये 3 बार डिफ्रेंशिएट कर रहा है, यहाँ पे 2 बार, और यहाँ पे पावर भी वही है ना। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y ट्रिपल डैश इक्वल टू n इंटू, यहाँ पे आ जाएगा डी एन माइनस 1 डी एक्स की पावर n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 ln x, प्लस यहाँ पे अगर मैं इसको n के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ तो, है ना, यहाँ पे n आ जाएगा, या आई एन इसको बोल दो, और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल चलता जाएगा। जैसे n के एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे n माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार और करोगे n माइनस 4 आएगा, इस तरीके से आएगा। लास्ट तक अगर n तक जाते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा x की पावर n माइनस 1 n, जिसका मतलब x की पावर 0 हो गया, वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो n तक जा रहा है, जिसका मतलब हमेशा n माइनस 1 फैक्टोरियल मेरे पास में आएगा। तो अब देखो, ये तो आई n हो गया, और यहाँ पे ये n है, और इसको मैं आई n माइनस 1 लिख दे रहा हूँ, प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। देख, इस चीज़ को, ये जो रिजल्ट है इसको तुम डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। अब अपने पास में ये आ चुका है, अब मेरे को चाहिए i7 माइनस, देखो अब यहाँ पे जब n इक्वल टू 7 है उसके लिए अपन इसको केस बनाते हैं। यहाँ पे आई एन यानी कि i7 हो गया, यहाँ पे n की जगह 7 आएगा, 7 आ गया, और n माइनस 1, 7 माइनस 1 हो गया, प्लस 7 माइनस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। n की जगह मैंने यहाँ पे सीधा सीधा, सॉरी ये कुछ गलत हो गया यहाँ पे, ये 7 माइनस 1 आएगा, 7 माइनस 1 ये हो गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये i की पावर n हो गया, है ना, ये हो गया यहाँ पे 7 माइनस, इसको लेफ्ट में ले आओ, ये आई पावर 6 हो गया, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर आ रहा है, जो कि यहाँ पे 6 फैक्टोरियल हो गया। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, खत्म। फिर से यही तो पूछा है, तो यहाँ पे 150 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 10, ये 5 हो गया, और यहाँ पे 24 इंटू, ये हो जाएगा 72/5, तो ये हो जाएगा 14.4, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो। अपने पास इसका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है 14.4। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सेगमेंट का, जिसमें
3D के रिगार्डिंग पूछा है, ठीक है। 3D के रिगार्डिंग जैसे कि प्लेन वगैरह का कंसेप्ट जो है उसको अभी एक्सक्लूड कर दिया गया सिलेबस से। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो डायरेक्शन कोसाइंस पे थोड़ा सा फोकस अपने यहाँ पे रखा है कि L प्लस एम प्लस एन की वैल्यू जो है वो 0 है, दोनों की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन जो है इक्वल टू 1 है। यहाँ से अपने पास दो लाइंस बन रही है, तो उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या है। तो पहला वाला केस अपन ले लेते हैं L इक्वल टू 0। जब L इक्वल टू 0 है तो L इक्वल टू माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। और सिंस अपने को क्या पता है L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ तो L तो 0 ही है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं 2। अच्छा, यहाँ पे ये m आएगा, ठीक है, L नहीं आएगा, इसको यहाँ पे ये m हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2m स्क्वायर इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, इसी के अपोजिट n की वैल्यू आएगी माइनस प्लस 1/√2। तो अपने पास दो केस बन रहे हैं, एक में ये प्लस ले लो तो ये वाला माइनस आ गया, दूसरे वाले में ये वाला माइनस ले लो तो अगले वाला प्लस आ जाएगा। ये दोनों केस हो गए। सेम चीज अपन जो है ऐसा भी हो सकता है कि L 0 ना होकर M 0 हो। जब M 0 होगा तो वैसी सिचुएशन में इस कंडीशन से अपने पास क्या निकलेगा L इक्वल टू -1। और यहाँ से फिर से वापिस वही कि L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ मैं, है ना, कि M को 0 कर दो तो L अपना अगर +√2 ले रहे हो 1/, में ये 0 हो गया, ये माइनस में आएगा, या फिर ये इसको माइनस अगर ले रहे हो तो ये प्लस में। अब मेरे को लाइंस की बीच का एंगल निकालना है। इस लाइन को फर्स्ट मान लो तो इसको सेकंड मान लो। यहाँ दोनों के बीच में cos थीटा क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट ऑफ b1 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वही तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2। 1/√2 है लेकिन दोनों सेम वैल्यू है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे इनका होल स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 होल स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1, ये √1 आ जाएगा, ये भी √1, जिसका मतलब ये आया 1/2। अब सेम चीज नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट वाले केस में अब इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लेते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1/2 ही आएगा, नीचे √1 आ रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी 1/2 आ रही है। तो मतलब थीटा जो है π/3 यहाँ पे आ रहा है और थीटा इक्वल टू π/3 ही हमारे यहाँ पे आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आएगा π/3। ओके, तो कुछ इस तरीके से ही जो जेईई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ चैप्टर्स अपन ने उठाए, इन सबको काफ़ी आसान अप्रोच से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी वीडियोस इसी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग यहाँ पे अपलोड की गई, उन सबको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।